कहाँ से आप बिलोंग करते जी, हैं? मेरा तल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जी, और मेरे गांव का नाम है राजगान पंजेड़ी। राजपूत फैमिली से मेरा तल्लुक है। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर और डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के दरमियान में है। ठीक है। तो वहाँ पे मैं 1979 में मेरे वाल साहब क्योंकि वो पहले आए थे यहाँ पे, तो हुँ, मैं यहाँ पे 79 में आया हूँ। और वहाँ आके जब मैं आया तो मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आके स्कूल जो होता है उसको ज्वाइन किया, जिसको स्पोर्ट्स स्कूल कहते हैं, यानी कि जिसमें आपने डांस अच्छा, सीखनी होती है। यहाँ के हवाले से मैं समझता हूँ बात बाद में करते हैं। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से ज़रा बताएँ कि 12 साल की उम्र में आप का कुछ तजुर्बा बचपन का बच्चों के साथ जैसे आपने जितना कुछ पढ़ा भी या जो कुछ भी तजुर्बात हासिल की वो ज़रा शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर करता हूँ। आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा कि हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन है जो हुँ, उसके हुँ, नज़दीक रहते हैं, यानी ठीक है। कि बॉर्डर लाइन से तकरीबन 15 किलोमीटर का फ़ासला हुँ, हमारे जो मेरा गांव है वहाँ पे है। तो हमें यकीन करें कि हम डर और खौफ की ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा दुश्मन इंडिया है हमारे सामने है, हुँ, वो कभी भी यानी 79 में उसका यही हाल था कि वो जितने सिविलियन लोग थे हुँ, उनके ऊपर बमबारी करना। हुँ, और ये करता तो हमें हर वक्त ये ट्रेनिंग दी जा रही थी हुँ, कि बेटा अगर आप स्कूल में हो या बाहर हो, अगर वहाँ के इंडिया के जहाज़ वगैरह है तो आपने क्या करना है। हुँ, हुँ, बल्कि हमने तो वहाँ देखा है कि हमारे घरों के अंदर जो है ना हुँ। वो क्या मोर्चे वगैरह बने हुए थे अच्छा, कि हाँ जी बिल्कुल। और वो जब भी कहीं पे बमबारी करते थे बॉर्डर के ऊपर करे या आगे पीछे, तो हुँ, उसकी जो गूंज है, आवाज़ है, हम अच्छा, तक आती थी। ठीक है। लेकिन देखिए बचपन मैंने वहाँ पे गुजारा है, तो हुँ, ज़ाहिर मैं 12 साल की उम्र जो होती है हुँ, खेलने कूदने की होती है और हुँ, स्कूल की, तो हुँ, इसी तरह गुजारी है। और हमारा जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे बस यही था जी, हमने आगे पीछे हुँ। खेलना कूदना और स्कूल में पढ़ना, और वहाँ तक अच्छा। मैंने अच्छा राय साहब आप शरारती भी थे 12 साल की उम्र तक? देखें जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं था ये तो गलत बात होगी। हुँ, मैं समझता हूँ कि हर कोई बच्चा इस एज में जो है ना वो शरारती होता है, होता है, और मैं समझता हूँ उसे होना चाहिए भी। चाहिए भी। कि अच्छा। बचपना जो है ना, या वो इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो है ना हिस्सा, हुँ, उसको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसके वो वक्त कभी आपको इतना अच्छा कभी भी हुँ, आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा वो लौट के नहीं वापस आता। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जी, मैंने शरारतें भी की हैं, हुँ, डांटें भी खाई हैं, और माँ भी बड़ी खाई है। हुँ, हुँ, हाँ जी, स्कूल ठीक में है। भी खाई है, इसी वजह से कुछ अच्छा। शरारती करते थे। तो मास्टर जो हमारे थे, टीचर थे, हुँ, यकीन वो इतना तो बड़ा डंडा उनके पास होता था, अच्छा। बड़े इसका मतलब बेदर्दी के साथ। शिकायतें होती जी थी बिल्कुल, काफ़ी आपकी। बिल्कुल जी शिकायतें होती थी। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही था। तो हुँ, लेकिन बचपना था, कई ज़ाहिर बार है। बंदा गुस्ताखी कर देता है हुँ, अपने टीचर के साथ। हुँ, तो मैं आज समझता हूँ कि मुझे तो वो मिले हैं, तो मैंने उनसे हुँ, ये पहले जज किया है, उनसे माफ़ी मांगी है। मैंने कहा जी अगर ठीक है। मुझसे कोई गुस्ताखी होगी, तो हुँ, उन्होंने ये बात की कि शाबाश यार, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको याद थी। याद है। तो हुँ, हुँ, बिल्कुल जनाब ऐसी ठीक है। बात है। तो अच्छा, 12 साल की उम्र में आपने कहा कि आप यहाँ डेनमार्क तशरीफ़ लेकर आए अपने वालिदैन के साथ। अच्छा, यहाँ आकर कैसा माहौल पाया आपने? देखिए जी, मेरे लिए तो ये बहुत डिफरेंट था, क्योंकि हुँ, मैं आपको बताऊं कि मेरा तल्लक एक गांव से था, और हुँ, कश्मीर के। और मैंने जब बताया हुँ, हुँ, कि हमारे गांव में ऐसा ही है कि पहाड़ी इलाके ऐसे हैं। हुँ, डेनमार्क और पाकिस्तान जो कश्मीर का इलाका है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फ़र्क है। हुँ, यहाँ की सोच, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोगों का चलना बैठना उठना, यानी हमारे से डिफरेंट था। मेरे तो हुँ, होता है, हुँ, हमें तो वहाँ उस वक्त तो ये था कि कोई बंदा किसी के पास जब जाता था तो ये नहीं करता था पहले उससे टाइम ले लें या हुँ, उसके घर में जाए। वो डोर को ओपन किया जी, अस्सलाम वालेकुम। हुँ, और जो कुछ पका हुआ है, अगर सुबह का टाइम है तो नाश्ता है, दोपहर का तो खाना है, हुँ, अगर बंदा इसके दरमियान आ गया तो चाय वगैरह होती थी। हुँ, वहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं था। हुँ, तो हुँ, यहाँ आके मैंने ये लर्न किया जी कि यहाँ पे अगर आपने किसी के पास जाना है हुँ, तो उससे पहले आपने टाइम लेना है, हुँ, उसको फ़ोन करना है, ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं। तो ठीक है। बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंट था। अच्छा, पढ़ाई का सिलसिला आपका शुरू हो गया यहाँ। स्कूल में कैसा माहौल आपने पाया डेनिश लोगों के साथ या फॉरेनर जो होते थे यहाँ? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डिसिप्लिन थी, डिसिप्लिन हुँ, के वहाँ पे एक सिस्टम था, वहाँ हुँ, पे हमारा यूनिफॉर्म था। हुँ, वहाँ पे हमारी ये जरूरत नहीं होती थी कि जब हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं हुँ, कि टीचर के सामने कोई बात करें या उसे आंखें दिखाएं या उसको गुस्सा हो सके, क्योंकि हुँ, हमारी मेंटलिटी और थी। हुँ, और हुँ, जब डेनमार्क के अंदर आए हो तो वो ये समझे थे कि हम बड़े सहमे हुए हैं। हुँ, ये हमारा नेचुरल था, क्योंकि हमने तो उस्ताद की इज़्ज़त करनी है।
और मैं यकीन करें कि मुझे 2 साल लगे हैं अपने आप को ओपन करने में कि टीचर के साथ किस तरह करना है, वो कह रहे थे कि मुझे ये कह रहे थे कि आप जो है ना बैक फीट पे रहती हो, यानी आप उस तरह टीचर के साथ घुल मिल नहीं जाते हो। लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ थी कि हमें तो ये सिखाया जाता है भी टीचर की जो हमने इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, और उनके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, उनके सामने कोई आवाज़ नहीं, ऐसी ऊंची आवाज़ नहीं निकालनी। तो था 2 साल के बाद फिर नॉर्मल हालात में आए, पता चला, तो ये सिस्टम इस तरह चला जी। अच्छा, कितनी क्लास तक या कौन सी क्लास तक आपने पढ़ा, या प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से अगर बताना चाहें? जी मैं यहाँ पे 9 क्लास तक पढ़ा। ठीक है। उसके बाद मैंने 3.5 साल का कोर्स किया, ठीक है। जिसे कहते हैं स्कीस्पी का। मैंने शिपिंग में जो शिप बनाते हैं, अच्छा। फ्यूल वाली शिप जिसको टैंकर आप बोलते हैं, उसमें 3.5 साल का मैंने कोर्स किया और उसमें मैं काम करता रहा। उसके बाद 3.5 साल के बाद काम करने के बाद 1-1.5 साल काम किया, और उसके बाद वो जो फैक्ट्री थी आप कह रहे हैं, या वो बंद हो गई डेनमार्क से। तो इसलिए वो बंद होने की वजह से ये है कि इतना बड़ा शिप जो था ना, वो कहीं और नहीं बनना था, यूलैंड में था, या आपको स्वीडन या नॉर्वे जाना पड़ता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना जो काम है या जॉब है ना, इसको चेंज करूं। तो उसके बाद चंद मेरे दोस्त थे वहाँ पे वो जो वेल्डिंग वगैरह करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे यूगोस्लाविया का, मकडोनिया, ये लोग थे, और बहुत से इटालियन लोग थे, स्पेशलिस्ट थे जो ये काम करते थे। तो वहाँ पे मैं उनके साथ दोस्त बना। तो उसमें एक लड़का था मेरी एज का, तो उसके अपने अंकल का एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ हमने जाना शुरू किया, खाना खाया, पहले ये किया, फिर आस्ता आस्ता मदद शुरू की। फिर वहाँ पे वो जो वीकेंड को मैं उनकी मदद करने, यानी कि एज ए वेटर। तो इस तरह करते करते तो आखिर में मैंने ये सोचा कि अब मैं रेस्टोरेंट ब्रांच के अंदर जाऊँगा। अच्छा, इसके बाद आपने सोचा कि मैं कोई अपना कारोबार करूं, और उसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है आपने तजर्बात भी हासिल किए कि काम किस तरह होता है, या अपना काम किस तरह सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं कि वो कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एक अपना सिलसिला शुरू किया? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट रखा, फिर फ्रेंच रेस्टोरेंट रखा, और उसके बाद डेनमार्क का जो हिस्ट्री में खोस फिश रेस्टोरेंट है डेनमार्क का, 115 साल पुराना। ये नहीं कि ये मिशलिंग और फाइन डाइनिंग यानी गुमे रेस्टोरेंट है, जिसमें फाइन डाइनिंग खाना बनता है। और मैं समझता हूँ कि वो मैं वाहिद एक पहला पाकिस्तानी आदमी हूँ जिसने इतने हाई किस्म का वहाँ पे स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट का, वो मैंने 8 साल रखा है जी। अच्छा। तो उसके अंदर स्पेशलिस्ट जो थी हमारी थी वो थी फ़िश की। अच्छा। हाँ जी, तो वो आज भी है, और आज भी लोग आते हैं, और वेरी एक्सपेंसिव है, और पूरी दुनिया से आते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ना एक किस्सा सुनाता हूँ। तो एक दफ़ा एक बंदा यहाँ पर आया, तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे दादे ने मुझे बताया कि 50 साल पहले मैं इस रेस्टोरेंट पर आया था, अगर वो रेस्टोरेंट अभी भी है तो आप वहाँ पे खाना खाने जाना। तो उसने कहा जब मैंने सर्च किया तो रेस्टोरेंट था, तो मैं इसलिए आया हूँ। यानी उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा। जब ये रेस्टोरेंट बना खोस रेस्टोरेंट, उसमें जो हमारी यहाँ की जी जो तोनिंग है, इसके वालिद ने आके वहाँ पे गिफ्ट किया था। अच्छा। हाँ जी, वो आज भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसकी कीमत आज मेरा ख्याल है लगभग नियर अबाउट 1 मिलियन के पास होगी। अच्छा। हाँ जी, तो ये काम मैंने किया, तो आज भी मैं इसी काम में काम करूँ जी। अच्छा, तो राय साहब, हमारे खाने भी आपको पता है कि स्पाइसी भी होते हैं और बड़े लजीज होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। तो इसके हवाले से नहीं आपने कुछ सोचा कि इसको अगर मैं उसी रेस्टोरेंट में एक डिश के हिसाब से शामिल करूं? असल में बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं और कश्मीर के लोग हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे वो कर रहे हैं। अब मैं किसी के रोज़ी पे टांग मारूं, ये कुछ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी कुछ और थी। हम जो खाना बना रहे थे, तो उस मैंने सोचा कि उसमें रहूं। लेकिन मेरा जी करता है, मैं खाने के से अगर आप पूछें तो पाकिस्तानी खाना जो है ना, वो मैं बड़ा पसंद करता हूँ। कि कम से कम हफ्ते में अगर 1-2 दफ़ा ना मिले तो बंदा ऐसा लगता है कि बेचैनी से होती है अंदर अपने, कि जैसे कुछ चीज़ आपके पास नहीं है। तो इस तरह जी। ठीक है। अच्छा राय साहब, यहाँ आपने ये सिलसिला अपना कारोबार शुरू किया जो आपने बताया बड़ी तफसील के साथ। अच्छा, इसके साथ साथ आपके इंटरेक्शन यहाँ के लोगों से भी हुआ, और बाकी फॉरेनर जो यहाँ
आपके रेस्टोरेंट में आते थे या पाकिस्तानी भी, ये कैसा माहौल आपके साथ रहा या कैसा तजर्बा रहा उनके साथ? देखिए जी, मेरा पूछने का मकसद ये है कि जैसे खाना खाने आते हैं तो वो अपना कमेंट्स देते हैं खाने के हवाले से या यहाँ के माहौल के हवाले से। मैं आपको बताऊं, जो डेनिश है ना, यहाँ आप समझ लें ये यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन, कनेडियन वगैरह, ये वाइट पीपल हैं जो, उनके खाने का उनको सलीका भी पता है, तरीका भी पता है, और उनको ये भी पता है कि हम क्या खा रहे हैं। अच्छा। आपको 100% उनके वो जो है वो सर्विस देनी पड़ती है। और मैंने जितने भी अपने एम्प्लॉय रखे हुए थे उनमें वो वेटर थे या कुक थे, वो प्रोफेशनल थे, यानी सब ने 3-3, 4-4, 5-5 साल का कोर्स किया हुआ था, ठीक है। और वो आपको देना पड़ता है। वो तो एक्सपीरियंस मेरा क्या था, देखिए जी, फीडबैक जो मिलती है ना वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो अगर खाना ख़राब हो तो फौरी तौर पे घर जाके वो लिखेंगे कि इस खाने में ये कमी थी। फिर ये फेसबुक पे वो लिखेंगे या मीडिया पे लिखेंगे, इस तरह करेंगे, या आगे पीछे जो उनके इर्द गुमा दोस्त अहबाब फैमिली होती है उसको बताते हैं भाई वहाँ पे आपने जाना खाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 98% जो खाने के लिए लोग आते थे वो वहाँ पे खुश होकर जाते थे। और डेनमार्क में हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ कि जितना टिप वहाँ पर मिलता था, अच्छा। वो नियर अबाउट 50, बिटवीन 15 and 60,000 क्रोन मंथ में मिलता था। अच्छा। हाँ जी, यानी कि जो बंदा टेबल आता था ना वो तकरीबन बिटवीन 300 से लेके 500 अच्छा। वो टिप दे के जाता था। हाँ जी, और ये एक खासियत थी। बिल्कुल इसलिए थी कि वो फाइन डाइनिंग, उनकी सर्विस, हर चीज़। ठीक है। और अमेरिकन स्पेशल जो हैं ठीक है। वो वहाँ आते हैं। उनमें ये होता है कि जब आप वो खाना खाते हैं ना तो उसमें टिप वो समझते हैं कि टिप देना लाजमी है, तो ठीक वो बड़ा टिप मिलता था। ठीक है। हाँ जी। अच्छा राय साहब, ये तो आपने अपने बिज़नेस के हवाले से बता दिया। अभी मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ जितनी भी हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी भी है और पाकिस्तान के तमाम इलाकों की कम्युनिटीज़ भी, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे रहे हैं और कैसे हैं और कैसे तजर्बात हुए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, बड़ी मोहब्बत करने वाली है, बड़ा प्यार करने वाली है और प्यार देने वाली है। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ये मेरी ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि प्यार आप दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, और हमें यही करना चाहिए। हमें अपनी सोचों को प्लस रखना है, माइनस नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी और कश्मीर के लोग जो हैं ना, इन लोगों में मोहब्बत, चाहत, प्यार इतना ज़्यादा है बनिस्बत अगर आप किसी और से कंपेयर करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत से साउथ अमेरिका से लोग आए हुए हैं, थाईलैंड से लोग आए हुए हैं, आगे पीछे देख लें, बल्कि इंडियन लोग जो हैं उनसे भी आप देख लें। उसके बनिस्बत अगर देखें तो पाकिस्तानी एक बड़ी प्यारी कौम है, बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़े सादे लोग हैं। और आज भी मेरा ये ईमान है कि आप किसी के घर में चले जाएं ना, अस्सलाम वालेकुम कह के बेटा या बेटी या भाई साहब बुज़ुर्गों मुझे पानी दे दें, ये करें, तो वो आपको घर बैठाएंगे, पानी देंगे, बल्कि आपको चाय तक देंगे। ये मेरा अपना ज़ाती राय है जी। ठीक है। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा मुझसे, ये ज़रा बताएं कि इस वक्त कोविड-19 लगभग साल से ऊपर होने वाला है, और इस हवाले से डेनमार्क की सूरत हाल क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस पे कंट्रोल करने में कामयाब हुई है, और इसमें हमारे तारकिन वतन प्लस यहाँ की मुकामी आबादी, उनका किस हद तक किरदार है या अमल दखल है इसको कंट्रोल करने में? मुझसे ज़रा बताएं। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से ये कोरोना जो वायरस है, जो ये इनके काबू नहीं आया, बल्कि इनके कंट्रोल से बाहर है। और आज की मैं बताता हूँ प्लस 4,000 से ऊपर लोग जो यहाँ पे कोरोना की वजह से बीमार हैं। तो वेस्टर्न के जो इलाके, जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और मैं सब अपने पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों से या जितने भी लोग ये सुनने वाले, बल्कि पाकिस्तान में उसकी जो चीज़ें बताई गई हैं भी, आपने एक दूसरे से फासला रखना है, हाथ आप धोएं,
उसके बाद मास्क जो उसका 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 यूज़ करें और कोशिश करें कि आप खुद भी बचें और दूसरे को बचाएं। ये यानी हमारे पे फ़र्ज़ है। और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा हुआ था कि एक हवा ऐसी आ गई थी कि जिसने आपने एक मखसूस इलाके को अपने लपेट में लिया था, तो आपने फरमाया कि इस इलाके को सील कर दो, शुरू कर दो। इसमें कोई बंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और बाहर से अंदर नहीं आएगा जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो देखिए, हम तो मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों को पता है, हमें साफ़ सुथरा रहना है हर चीज़ के। हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमने दूसरे के बारे में सोचना है कि उसको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना लगे। तो मैं आप सब बहनों भाइयों बुज़ुर्गों से दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवज्जो से कि इस चीज़ को सीरियस लें और प्लीज़ खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं, और जो आदत दी गई हैं उन पर प्लीज़ आप अमल करें। ठीक है राय साहब, बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन वही लैक ऑफ टाइम होता है हमारे पास, मखसूस टाइम होता है। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो आपने अपनी ज़िंदगी कुछ बचपन पाकिस्तान में गुजारा और उसके बाद यहाँ डेनमार्क में ज़्यादा वक्त आप गुजार रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी ख्वाहिश जो होता है ना इंसान का कि वक्त के साथ मेरी ये ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में मैं ये कुछ करूँ ताकि लोग उससे इंस्पायर भी हों और लोग उससे कुछ ना कुछ सीखें भी, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को फला फूला देखना चाह रहा हूँ, कि पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना खुशी की बुलंदियों की जगह छू। और ये हम पे फ़र्ज़ है, जितने पाकिस्तानी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मुल्क के साथ दें। मुल्क आपका क्राइसिस में है। पाकिस्तान में ऐसा हो कि हम जब वहाँ जाएं तो हमें फ़ख्र हो, या दुनिया में जहाँ भी हम हैं, जब हम पाकिस्तानी कहें तो लोग हमें गले से लगाएं, हमें फ़ख्र हो। और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है जी कि आपको पता है कि मैं कश्मीर सोसाइटी डेनमार्क का सदर हूँ, मेरा तल्लक कश्मीर से है और मैं उसके ऊपर ही काम करता हूँ। कश्मीर कन्फ्लिक्ट जो है कश्मीर कास्ट के ऊपर काम करता हूँ। और ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे अपने प्यारे महबूब के सदक़े जल्दी से जल्दी उन लोगों को आज़ादी मिले। आज़ादी जो है ना वो मिले। तो ये मेरी ख्वाहिशें हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हुआ है, औलाद से नवाला हुआ है, उसने रिज़्क दिया हुआ है, एक ऐसे मुल्क में दिया हुआ है, भेजा हुआ है जहाँ पर अगर मेरे पास काम ना हो तो फिर भी मुझे भूख या प्यास या घर की परेशानी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये खसूसी मेरे ऊपर ये कर्म किया है। तो मैं तो मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है अपनी ज़ात के लिए कि जो मैं कहूँ कि ये ना हो। तो अल्लाह ताला ने जो कुछ मांगा है तो अल्लाह ताला ने दिया। और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह ताला जितने में मोमिनीन है पूरी दुनिया में, स्पेशली डेनमार्क के अंदर, अल्लाह ताला उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला कबूल करे। थैंक यू सो मच राय साहब, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे देखने और सुनने वालों के लिए। तो हमारे इस चैनल का नाज़रीन यही मकसद है और रहेगा, और यही हुआ करता है कि अमन को हमने फैलाना है और इस चैनल पे हमेशा अच्छी बातें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि अमन के दाई अमन के रंग। ZDK वॉइस ऑफ पीस के संग आज के लिए इतना ही। एक नए मौजू के साथ और नई शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।